फ्रेंड्स वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे कंक्रीट टेक्नोलॉजी। हमारा कंक्रीट टेक्नोलॉजी का सेकंड लेक्चर। पिछले लेक्चर में हम कंक्रीट का पूरा इंट्रोडक्शन पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं इंग्रेडिएंट्स ऑफ कंक्रीट, यानी कि कंक्रीट के घटक। ठीक, तो पिछले लेक्चर में हमने सीखा कि कंक्रीट इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर क्यों है सिविल इंजीनियर पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक, जब भी आप नाम सुनते हैं सिविल इंजीनियरिंग का, तो उसका पर्पस हमेशा होता है कंस्ट्रक्शन वर्क, चाहे वो आपका बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो, रेलवे कंस्ट्रक्शन हो, हाईवे कंस्ट्रक्शन हो, कैनाल कंस्ट्रक्शन हो। उसमें सबसे ज़्यादा जो कॉमन वस्तु है वो यूज़ करने वाली है वो कंक्रीट। ठीक, ब्रिक में क्या होता, कंक्रीट बिल्डिंग में क्या होता है, ब्रिक का यूज़ किया जाता है सबसे ज़्यादा, रेलवे में ब्रिक का यूज़ बहुत कम किया जाता है। ठीक, तो कंक्रीट एक ऐसी चीज़ है जो सभी प्रकार के कंस्ट्रक्शन वर्क में यूज किया जाता है। ठीक, तो इंग्रेडिएंट्स ऑफ कंक्रीट में हम पढ़ने वाले हैं सीमेंट, वाटर एग्रीगेट। ठीक, तो आज के इस लेक्चर में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं सीमेंट के बारे में। ठीक, तो पढ़ते हैं सीमेंट क्या है। सीमेंट कंक्रीट के अंदर क्या है, क्या काम करता है। सीमेंट कंक्रीट के अंदर एक हमेशा बाइंडिंग मटेरियल का काम करता है। बाइंडिंग मटेरियल बोले तो बांधने का काम करता है, बंधक पदार्थ है। ठीक, तो सीमेंट क्या है, एक बाइंडिंग मटेरियल है। और ये बाइंडिंग प्रोसेस, बांधने की क्रिया कब शुरू होती है। ठीक, जब उसमें वाटर ऐड किया जाता है, जब उसमें हाइड्रेशन क्रिया क्या होती है, शुरू होती है। हाइड्रेशन क्रिया कब शुरू होती है, जब उसमें वाटर ऐड किया जाता है। ठीक, तो सीमेंट क्या है, एक बाइंडिंग मटेरियल है, या फिर एक बाइंडिंग मटेरियल को हम बंधक पदार्थ भी बोलते हैं, हिंदी में बंधक पदार्थ है। ठीक, अब हम बात करते हैं इतिहास की। जब सीमेंट का विकास नहीं हुआ था, यानी कि सीमेंट का डेवलपमेंट नहीं हुआ था, तो हम बाइंडिंग जो कंक्रीट थी, कंक्रीट में हम बाइंडिंग मटेरियल के रूप में किस पदार्थ का यूज किया करते थे। ठीक, तो हमने सबसे एक पुरानी सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, उसके अंदर उसके पिरामिडों, जो मिस्र के पिरामिड थे, मिस्र के पिरामिडों का मोटार का जो एनालिसिस किया गया था, मोटार मतलब मसाला या फिर कंक्रीट का एनालिसिस करने पर हमने पाया कि उसके अंदर जो जिप्सम CaSO4 कैल्शियम सल्फेट की मात्रा थी वो 81.5% थी, और जो कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 की मात्रा 9.5% थी। तो यहाँ से निष्कर्ष निकलता है कि पहले जब सीमेंट का डेवलपमेंट नहीं हुआ था, तब हम जिप्सम का यूज करते थे एज अ बाइंडिंग मटेरियल। ठीक, जिप्सम का यूज किया जाता था, चूने का भी यूज किया जाता था बाइंडिंग मटेरियल के रूप में। ठीक, सबसे पहले सीमेंट के रूप में सीमेंट आया पोर्टलैंड सीमेंट। इसके जो निर्माता थे वे जोसेफ एम्स्फीडन थे। कौन थे, जोसेफ एम्स्फीडन। इन्होंने 1824 में बताया, 1824 में। ये क्या थे, एक चिनाईकार थे। इन्होंने क्या बताया, इन्होंने पोर्टलैंड सीमेंट का परिचय दिया 1824 में। ठीक, सीमेंट का नाम पोर्टलैंड सीमेंट क्यों रखा, इंग्लैंड का एक जगह है पोर्टलैंड, वहाँ के जो खानों से पत्थर प्राप्त होते हैं उनकी जो क्वालिटी थी और जो सीमेंट की क्वालिटी, तो वो क्या थी, एक दूसरे के इक्वल थी, इसलिए सीमेंट का नाम क्या रखा, पोर्टलैंड सीमेंट। ठीक, तो हम पोर्टलैंड सीमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया कि चूनामय पदार्थ, किसको, चूनामय पदार्थ प्लस मृत्तिकामय पदार्थ, ये काफ़ी 65% इसे, और इसे 35% अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, कम बढ़ भी हो सकता है। इन्होंने क्या किया, चूनामय पदार्थ थे उसको महीन पीसा, और मृत्तिकामय पदार्थों को महीन पीस कर इन्होंने क्या किया, उन्हें मिलाकर एक स्लरी बनाई, यानी उसका एक पेस्ट बनाया। ठीक, और उसे फिर क्या किया, पेस्ट बनाने के बाद जब इसमें इसे महीन पीस कर जब इसमें वाटर ऐड किया गया, तो उसका क्या, एक पेस्ट बन गया। ठीक, पेस्ट कैसे बनाया, उसे एक रोटेटरी मतलब एक घूमड़ी भट्टी में घुमाया गया, तो इससे क्या हुआ, उसका पेस्ट बन गया। फिर उन्होंने क्या किया, उसे किसी एक भट्टी में क्या किया, एक हाई टेम्परेचर पर पकाया, जब तक उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा थी CO2 पूर्ण मुक्त नहीं हो गया, तब तक उसे क्या किया, पकाया गया। पकाने के बाद क्या हुआ, क्लंकर का निर्माण हुआ है, मतलब कंकर का निर्माण हुआ। उन कंकरों को महीन पीसा मतलब 90 माइक्रो की चलनी से वो पास हो सके, इतना महीन पीसा। ठीक, क्या किया, सूखे पाउडर को क्या बोला गया, सीमेंट बोल गया। हम इसे हम डिटेल्स में भी पढ़ने वाले हैं ग्राफ वाइज। ठीक, तो हम इसे रफ करके मैन्युफैक्चर ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट को पढ़ने वाले हैं। ये हमारा क्या था, इसका छोटा सा इंट्रोडक्शन था कि पोर्टलैंड सीमेंट का निर्माण कैसे हुआ, तो हम इसे रफ करते हैं। अब हम बात करते हैं मैन्युफैक्चर ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट, यानी कि पोर्टलैंड सीमेंट को किस तरीके से बनाया जाता है, यानी उसका प्रोसेस क्या है। ठीक, तो सबसे पहले फर्स्ट नंबर आपको क्या लेना है, चूनामय पदार्थ यानी कैल्केरियस मटेरियल। ठीक, कैल्केरियस यानी चूनामय पदार्थ को क्या करना है, जौ क्रशर की सहायता से उसे पीसना है। ठीक,
क्या करेंगे, पहले आप क्या करेंगे, चूनामय पदार्थ लेंगे, उसे क्या करेंगे, जौ क्रशर की सहायता से पीसेंगे। ठीक, सेकंड नंबर आप कौन सा पदार्थ लेने वाले, मृतिकामय पदार्थ। ठीक, यानी मिट्टी। इसे क्या करना है, आपको बास मिल में धोना है। ठीक, बास मिल में जब ये दोनों क्रियाएं हो जाए, इसे जब जौ चूनामय पदार्थ को जौ क्रशर की सहायता से पीस लें और इसे बास मिल में धो लें। ठीक, तो इसे क्या करते हैं, हापर में मिलाया जाता है। हापर क्या होता है, एक पॉट होता है इस टाइप से। ठीक, तो इसे हापर में क्या किया जाता है, मिलाया जाता है। फिर इसमें बास मिल में इसकी गीली पिसाई की जाती है, यानी कि जो बास मिल होता है उसमें पानी मिलाया जाता है और गीली पिसाई की जाती है, और पानी की व्यवस्था भी रहती है यहाँ पर इसे पानी यहाँ भी दिया है और यहाँ पर भी हापर गया जो बास मिल है वहाँ पर इसे पानी दिया गया। बास मिल में पिसाई होने के बाद इसका क्या बनता है, एक पेस्ट बन जाता है। ठीक, जब भी आप सीमेंट में पानी मिलाते हैं तो उसे आप जब भी उसकी पिसाई करेंगे, यानी उसे जब मथेंगे तो यानी उसका भी पेस्ट बन जाता है, स्लरी बोलते हैं इस ब्लेंडिंग। फिर स्लरी के बाद उसका भी सेकंड प्रोसेस होता है ब्लेंडिंग, यानी उसमें देखा जाता है कि चूना और जो क्ले है उसका अनुपात चेक किया जाता है। जो भी कम मात्रा में होता है उसका मेजरमेंट करके हम उसे और अनुपात में मिला लेते हैं, यानी जिसका अनुपात ज़्यादा होता है और जिसका कम अनुपात होता है उसे और मिला लेते हैं, जिससे क्या होता है, हमारे पास एक करेक्टेड स्लरी होती है। स्लरी यानी कि जो हमारा जो पेस्ट होता है, पोर्टलैंड सीमेंट का जो पेस्ट बनता है वो क्या होता है, करेक्टेड होता है, उसे हम करेक्ट कर चुके हैं। फिर हम क्या करते हैं, उसे उसमें पिसा हुआ कोयला मिलाते हैं। कहाँ पर मिलाते हैं, रोटेटिंग किल्म, यानी कि ये घूर्णी भट्टी होती है जो घूमती है, यानी ऐसी भट्टी जिसका टेम्परेचर भी काफ़ी हाई होता है और जो घूमती है, उसमें हम पिसा हुआ कोयला और करेक्टेड स्लरी यानी कि जो संशोधित पेस्ट है उसे मिलाते हैं और उसमें हम चलाते हैं। ठीक, उसके बाद क्या होता है, क्लिंकर प्राप्त होता है। क्लिंकर क्या होता है, एक पत्थर की तरह टुकड़े होते हैं, बड़े बड़े इतने इतने बड़े टुकड़े हो सकते हैं। ठीक, इस तरीके से क्या होता है, क्लिंकर प्राप्त होते हैं, सीमेंट के क्लिंकर प्राप्त होते हैं। उनको क्या किया जाता है, स्टोरेज किया जाता है। फिर उनको उन क्लिंकरों को बाल मिल में पिसाई की जाती है और उसमें जिप्सम मिलाया जाता है। ठीक, यानी कि बाल मिल में पिसाई होगी क्लिंकर की और उसमें जिप्सम मिलाया जाएगा 3 या 5%। फिर उसके बाद क्या करते हैं, हम इसे 50 kg के बैग में पैक कर देते हैं। तो इस टाइप से हमारा जो मैन्युफैक्चर ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट का प्रोसेस रहता है। यानी हमें क्या करना होगा, चूनामय पदार्थ को जौ क्रशर में पीसना होता है, मृतिकामय पदार्थ को धोना होगा और हापर में एक दूसरे को मिला देते हैं। फिर बास मिल में गीली पिसाई होती है। ठीक, फिर उसका पेस्ट बनता है और उसे हम चेक करते हैं किसकी मात्रा कम है और किसकी मात्रा ज़्यादा है। ठीक, उसके हम करेक्ट करके हम करेक्टेड स्लरी बनाते हैं। फिर हम उसे घूर्णी भट्टी में क्या करने वाले हैं, पीसने वाले हैं और उसमें हम पिसा हुआ कोयला भी यूज करते हैं, जिससे हमें क्या प्राप्त होता है, सूखी क्लिंकर प्राप्त होता है। क्योंकि इसमें टेम्परेचर होता है तो ये पेस्ट होता है, इसका जो पानी होता है वो क्या होता है, वेपोरेट हो जाता है। ठीक, तो हमें इसे क्लिंकर प्राप्त होते हैं और क्लिंकर को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं और बाल मिल में पिसाई करते हैं क्लिंकर की, और इतना महीन पीसते हैं कि ये 90 माइक्रो की चलनी से छानने पर पूरा का पूरा पास हो जाए। ठीक, और उसमें हम जिप्सम मिलाकर क्या करते हैं, उसे 50 kg के बैग में पैक कर लेते हैं। तो ये हमारा प्रोसेस रहता है मैन्युफैक्चर ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट। ठीक, तो आप यहाँ पर इस टाइप से लिखकर इसकी थ्योरी भी लिख सकते हैं। ठीक, तो इसे आप नोट कर सकते हैं। ये हमारा मैन्युफैक्चर ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट का प्रोसेस है। अब हम मैन्युफैक्चर ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट के बाद पढ़ने वाले इंग्रेडिएंट्स ऑफ सीमेंट एंड देयर फंक्शन, यानी कि जो सीमेंट के घटक हैं। अभी हम पहले क्या पढ़ रहे हैं, इंग्रेडिएंट्स ऑफ कंक्रीट, यानी जो कंक्रीट के घटक क्या थे, सीमेंट से। अब वो सीमेंट के भी घटक हैं जिसे हम पढ़ने वाले हैं। तो सीमेंट के घटक सबसे एक जो मेजर चीज़ है वो क्या है, चूना, यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे हम बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि जिसका फार्मूला क्या होता है, CaO। तो जो कैल्शियम ऑक्साइड की जो मात्रा होती है वो मैक्सिमम कितनी, मिनिमम कितनी होती है कि 60% से 67% तक हो सकती है। यानी कि कहाँ से कहाँ तक वेरी कर सकता है, 60% से 67% तक वेरी कर सकता है। सेकंड जो उसका कैल्शियम सिलिकेट, ये कौन सा होता है, जिसे हम कैल्शियम ऑक्साइड या फिर नहीं सॉरी सिलिका बोलते हैं, सिलिका होता है सेकंड नंबर। यानी कि SiO2, इसकी जो रहने वाली है 70% से 25% तक वेरी कर सकता है, यानी मिनिमम 17% और मैक्सिमम 25%। ठीक, सेकंड जो रहता है आपका एल्यूमिना रहता है। एल्यूमिनिया के लिए हम केमिस्ट्री वाइज Al2O3, और इसका जो मिनिमम परसेंटेज वो होता है वो क्या होता है, 3% से 8%, 3 से 8%। यानी कि जो सीमेंट में हम 3% इसका मिनिमम और 8% इसका मैक्सिमम। ठीक, और भी काफ़ी होते हैं यूज होने वाले हैं, जैसे लॉ ऑक्साइड है, यानी कि जिप्सम का, जिप्सम एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, जिप्सम CaSO4, जिप्सम
3 से 5%, यानी इसका जो मिनिमम है वो 3% और मैक्सिमम कितना 5%। इसमें जो नेक्स्ट है वो क्या है, लौह ऑक्साइड, क्या लौह ऑक्साइड Fe2O3, सॉरी Fe2O3, ये कितना होता है 0.1% से लेकर 6% मैक्सिमम, यानी कि इतना इसके बीच में आप रख सकते हो, 0.1% हो या मैक्सिमम 6% हो, इससे कम नहीं कर सकते, उससे मैक्सिमम नहीं कर सकते। यदि आप ऐसा करते हैं तो सीमेंट में कुछ ना कुछ क्या होगी, प्रॉब्लम आएगी, ठीक। और सेकंड क्या अपना, और मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgO, इसका क्या होता है 0.1 से 4%, ठीक। तो जो अपने इंग्रेडिएंट्स है ऑफ सीमेंट, इंग्रेडिएंट्स ऑफ सीमेंट थे, कुछ इसमें क्षार भी यूज किए जाते हैं लेकिन हम उसे नहीं लिखने वाले हैं, ये काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें कैल्शियम ऑक्साइड, सिलिका, एल्यूमिना, जिप्सम, लौह ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो इनके हम फंक्शन देखते हैं कि इनका कार्य क्या होता है सीमेंट के अंदर, ठीक। तो हम यहीं पर समझने वाले हैं कि इनका कार्य क्या होने वाला है। हम इन इंग्रेडिएंट्स के फंक्शन पढ़ने वाले हैं कि इनका कार्य क्या है। कैल्शियम ऑक्साइड क्या कार्य करता है, तो कैल्शियम ऑक्साइड का एक काफ़ी मेजर पार्ट होता है, ये इसका 2/3 भाग होता है। सीमेंट का मतलब कितना भाग होता है, सॉरी हाँ 2/3 भाग, यानी कि 60 kg में आपका 40 किलो क्या रहने वाला है, चूना रहने वाला है, कैल्शियम ऑक्साइड रहने वाला है। तो ये क्या करता है, सीमेंट को स्ट्रेंथ प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है, स्ट्रेंथ, ठीक। जब आप चूने की मात्रा अधिक कर देंगे तो क्या होता है, इसमें क्रैक्स आते हैं, यानी कि क्या होता है, वह जमने के बाद क्या करता है, एक्सपेंस करता है, जिसके कारण क्या होता है, उसमें क्रैक्स आते हैं, ठीक। तो हम इसे रफ करके पढ़ने वाले हैं। तो चूना, तब चूना क्या 2/3 भाग रहता है सीमेंट का, ठीक। ये क्या करता है, सामर्थ्य प्रदान करता है, सीमेंट को स्ट्रेंथ प्रदान करता है, ठीक। जब इसकी मात्रा अधिक हो जाती है, जब इसकी मात्रा अधिक हो जाती है तब ये क्या करता है, अधिक होने पर प्रसार करता है, यानी एक्सपेंस करता है। और एक्सपेंस के कारण क्या होते हैं, जब आप प्लास्टर करते हैं, कंक्रीट मतलब दीवार पर प्लास्टर करते हैं, जब उसमें सीमेंट का एक्सपेंस होगा तो वहाँ पर क्रैक्स होते हैं, यानी कि क्या होते हैं, दरारें पड़ जाती हैं, क्रैक्स यानी कि दरारें पड़ जाती हैं, ठीक। और कम मात्रा में इसका यूज़ करने पर क्या होता है, इसकी स्ट्रेंथ कम जाती है, तो हम इसे प्रॉपर्ली यूज़ करने वाले हैं, ठीक। किसे, चूना को, यानी कि 60 to 70% इसका यूज़ किया जाएगा, यानी कि ये किस बाहर के अकॉर्डिंग कितना होने वाला है, 2/3, यानी कि जब सीमेंट की मात्रा 3 kg होगी तो उसमें चूने की मात्रा कितनी होगी, 2 kg, यानी कि 60 kg पर आपका जो बैग होता है सीमेंट का 50 kg का होता है, उसमें 2/3 इसे 0.66 35 33, यानी कि उसमें क्या 33 किलोग्राम अप्रोक्सीमेटली 33 kg क्या होने वाला है, चूना होता है, ठीक। अब हम सेकंड नंबर पढ़ने वाले हैं सिलिका। अब नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं सिलिका। सिलिका क्या होता है, तो सिलिका का जो होता है kg वाइज, तो ये 1/5 भाग होता है सीमेंट का, ठीक। कितना, सीमेंट का 1/5 भाग, यानी कि जो आपके एक बैग सीमेंट में इसकी मात्रा कितनी होने वाली है, 1/5 × 50 × 10 kg, यानी कि एक बैग सीमेंट में सिलिका की मात्रा कितनी होगी, 10 kg, ठीक। इसका जो काम क्या होता है, ये सीमेंट क्या करता है, सामर्थ्य प्रदान करता है, ठीक। स्ट्रेंथ प्रदान करता है ये भी, ठीक। इसकी जब अधिक मात्रा होने से अधिक मात्रा में होने से शीघ्र कठोर हो जाता है, ठीक, यानी कि जल्दी जम जाता है। इसका जमाव काल क्या होता है, कम हो जाता है, ठीक। अब जिप्सम का मेन इंपॉर्टेंट काम क्या होता है, जिप्सम आपका 3 या 5% रहने वाला है। जिप्सम क्या करता है, जो फर्स्ट यानी कि जो इनिशियल जमाव काल, यानी कि सेटिंग टाइम, जमाव काल को बढ़ाता है। ये क्या करता है, इनिशियल जमाव काल को बढ़ाता है, ठीक।
जिससे क्या होता है हम वहाँ पर क्या करने वाले, उस पर जितने भी ऑपरेशन है कंक्रीट के, वो उससे हम आसानी से कर सकें। यानी कि जो भी आपका कंक्रीट को बिछाने का काम है, कंक्रीट को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना है, ट्रांसफॉर्मेशन का काम है, वो हम आसानी से कर लेते हैं इसकी सहायता से। ये प्रारंभिक जमाव काल को बढ़ाता है, जो कितना होता है पोर्टलैंड सीमेंट के लिए 30 मिनट। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, एल्युमिनियम। ये आपका क्या करता है, तो ये एल्युमिनियम का नंबर 1 काम क्या है, ये सीमेंट को शीघ्र जमने की शक्ति देता है। यानी क्या करता है, शीघ्र जमने की शक्ति प्रदान करता है। शीघ्र जमने की शक्ति प्रदान करता है। अब बढ़ने वाले फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सीमेंट, यानी सीमेंट के भौतिक गुण। सीमेंट के भौतिक गुण के अंतर्गत आपको क्या क्या पढ़ना होगा, आपको फाइननेस टेस्ट यानी सूक्ष्मता परीक्षण करना होगा, आपको जमाव काल ज्ञात करना होगा और संपीड़न सामर्थ्य सीमेंट की ज्ञात करनी होगी। ठीक, निर्दोषता यानी साउंडनेस, हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट और स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो ये चीज़ें आपको क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सीमेंट में दी होंगी, इनको आपको इन डिटेल्स पढ़ना है। ठीक, तो हम इन डिटेल्स पढ़ने वाले हैं। ठीक, तो सूक्ष्मता परीक्षण सबसे पहले हम क्या पढ़ने वाले हैं, सूक्ष्मता परीक्षण। सूक्ष्मता परीक्षण आप 2 तरीके से कर सकते हैं। ठीक, सूक्ष्मता परीक्षण, तो इसको आप 2 टाइप से कर सकते हैं। ठीक, चालनी यानी सीव एनालिसिस, या फिर चालनी परीक्षण ऐसे बोल सकते हैं हिंदी में, चालनी परीक्षण। और दूसरा क्या है, सतही क्षेत्रफल परीक्षण। ठीक, इन दोनों टेस्टों के माध्यम से आपको क्या पता चलने वाला है, इन दोनों टेस्ट के माध्यम से पता चलने वाली है सीमेंट की सूक्ष्मता, यानी कि जो सूक्ष्म कण है सीमेंट के, जो कण है वो पार्टिकल्स वो यानी सूक्ष्म है या नहीं। यानी कि माना जाता है, कंक्रीट टेक्नोलॉजी माना जाता है कि सीमेंट के जो कण हैं जितने सूक्ष्म होंगे उतनी ही ज़्यादा स्ट्रेंथ आने वाली है। ठीक, तो चालनी परीक्षण में क्या आपको टेस्ट करना होता है, जब आप 90 माइक्रोन की किसी चालनी से, ठीक, सीमेंट को क्या करेंगे, जब 90 माइक्रो की चालनी से आपको सीमेंट को छानेंगे, तो सीमेंट का जो पूरा भाग है, जो स्पेसिमेन है, यानी जो उसका नमूना है, उसका 90% यानी 90% पास पार्ट क्या होना चाहिए, पास हो जाना चाहिए किससे, सीव से। ठीक, यानी कि 10% से अधिक शेष नहीं बचना चाहिए चलने के ऊपर, तो वो सीमेंट कैसा माना जाएगा, आपका सही सीमेंट माना जाएगा। अब हम सेकंड, इसे आप समझ चुके होंगे, इसे हम हिंदी में यानी थ्योरिकल कैसे लिखेंगे, यानी चालनी परीक्षण में जब हम किसी भी परीक्षण, सीमेंट परीक्षण करते समय, चालनी परीक्षण करते समय, जो 90 माइक्रोन की चालनी से छानने पर 90% से अधिक सीमेंट पास हो जाना चाहिए। ठीक, अब हम पढ़ने वाले हैं सतही परीक्षण, क्षेत्रफल परीक्षण। तो ये किस टाइप से वर्क करता है अपना, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम सीमेंट के कणों को, ठीक, सतह के क्षेत्रफल द्वारा व्यक्त करते हैं। जो सीमेंट के कण हैं वो सतह को जो क्षेत्रफल है उसके द्वारा व्यक्त करते हैं। जैसे आपने क्या किया, थोड़ा सा सीमेंट लिया, उसे एक खुले पानी में डाल दिया। ठीक, जब आपके जो सीमेंट के पार्टिकल्स हैं वो काफ़ी महीन महीन होंगे, तो क्या होगा, जब महीन महीन होने पर, ज़्यादा महीन होने पर क्या होगा, वो सरफेस ज़्यादा घेरेंगे, यानी कि जो वाटर का जो सरफेस रहेगा उसमें ज़्यादा दूरी दूरी तक फैल जाएंगे, यानी कि उसका सरफेस एरिया कैसा रहने वाला, अधिक रहने वाला है। बट जब आपके सीमेंट पार्टिकल्स हैं, जो सीमेंट के कण हैं वो काफ़ी मोटे हैं, ठीक, तो उसमें क्या होगा, जो आपका सरफेस एरिया है वाटर में रहेगा, वो फैलने की उतनी दूर तक नहीं जाएंगे। तो इस कंडीशन में क्या होने वाला है कि जो आपके सीमेंट पार्टिकल्स हैं वो काफ़ी मोटे हैं। ठीक, ठीक, जो सूक्ष्मता परीक्षण में यानी कि जो सतही क्षेत्रफल, इसमें हम इस तरीके से समझ सकते हैं, सतही क्षेत्रफल ज़्यादा होगा। ठीक, ज़्यादा होगा। ठीक, तो क्या होगा, सूक्ष्म कण होगा, सूक्ष्मता भी ज़्यादा होगी, सूक्ष्मता ज़्यादा होगी। जब आपका सतही क्षेत्रफल क्या होगा, कम होगा, ठीक, तो आपकी सूक्ष्मता भी आपकी कम होगी। ठीक, तो आप इसे इस तरीके से समझ सकते हैं जिस टाइप से हमने समझाया कि जब आप सीमेंट को क्या करेंगे, पानी में डालेंगे, खुले पानी में। ठीक, तो जब सीमेंट के कण सूक्ष्म होंगे तो ज़्यादा जगह में फैल जाएंगे, जब सीमेंट के कण मोटे होंगे तो क्या वो कम जगह में फैलेंगे। इसे हम क्या बोलने वाले हैं, सतही क्षेत्रफल परीक्षण। ठीक, ठीक, अब हम नेक्स्ट क्या पढ़ने वाले हैं, अब नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं सेटिंग टाइम यानी कि जमाव काल। तो सीमेंट का जो जमाव काल है वो भी 2 प्रकार से होता है, एक तो आपका प्रारंभिक जमाव काल रहता है, एक सेकंड आपका अंतिम जमाव काल रहता है। प्रारंभिक जमाव काल में आपको क्या करना होता है, जब आप सीमेंट को मिलाते हैं, सीमेंट को किसी सरफेस पर बिछाते हैं या सीमेंट पर और कोई क्रिया करते हैं, तो इसके अंतर्गत कौन सा होता है, प्रारंभिक जमाव काल यहाँ पर इंपॉर्टेंट होता है। तो प्रारंभिक जमाव काल कितना होना चाहिए, तो पोर्टलैंड सीमेंट का प्रारंभिक जमाव काल स्टैंडर्ड माना जाता है 30 मिनट।
यानी कि आप 30 मिनट में क्या करें, ये सारी क्रियाएं कर लें। जैसे सीमेंट को बिछाना है या सीमेंट को कहीं एक स्थान से दूसरे स्थान पर सीमेंट वेस्ट को ले जाना है, तो इसके लिए क्या हो, यानी यहाँ पर जो प्रारंभिक जमाव काल होना चाहिए वो 30 मिनट से ज़्यादा होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए, ठीक। और सेकंड आता है आपका सूक्ष्म जमाव काल, सॉरी अंतिम जमाव काल। तो इस अंतिम जमाव काल में क्या होता है, जब आपका सीमेंट पूर्णतया कठोर हो जाता है, सामर्थ्यवान हो जाता है, तो इसे हम क्या कहेंगे, अंतिम जमाव काल। और इसका समय क्या होता है 10 आवर्स, यानी कि 10 घंटे या 600 मिनट। इसमें सीमेंट क्या होता है, पूर्णतः कठोर हो जाता है और अपनी सामर्थ्य को गेन कर लेता है। और यहाँ पर क्या होता है, सीमेंट का कठोर होना प्रारंभ करता है अंतिम जब 30 मिनट के बाद, ठीक। तो इसे हम रफ करते हैं। हम जानने वाले हैं सीमेंट की संपीड़न सामर्थ्य क्या होती है, ठीक। सीमेंट की संपीड़न सामर्थ्य से मतलब होता है जब आप सीमेंट में, ठीक, 1:3 बालू, स्टैंडर्ड बालू होगी आपकी, यानी जो सैंड है, और ये क्या है आपका सीमेंट। सीमेंट से आप क्या करने वाले हैं, इसको जब आप मसाला बना के यहाँ पर आप क्या करेंगे, इसे 7.06 का एक क्यूब बनाएंगे, ठीक, जिसकी लेंथ क्या होगी 7.06 सेंटीमीटर का जब आप एक क्यूब बनाएंगे, ठीक। तो इसकी आप क्या करने वाले हैं, इसकी क्यूरिंग यानी इसमें तराई करने वाले हैं, कब तक, 28 दिनों तक, यानी 7-8 दिनों तक, ठीक। तो इसकी जो 28 दिन के बाद जो भी कंप्रेशन स्ट्रेंथ आएगी भाई आपकी क्या कहलाएगी, भाई आपकी सीमेंट ग्रेड कहलाएगी, ठीक, सीमेंट ग्रेड। कब निकालने पर, 28 दिन बाद, ठीक। जब आप इसकी 28 डेज में इसकी संपीड़न सामर्थ्य ज्ञात करेंगे तो जो उसकी ग्रेड आने वाली है वो सीमेंट ग्रेड कहलाएगी, ठीक। जैसे पोर्टलैंड सीमेंट की बात करें तो हम 33, 43, 53 ग्रेड का होता है पोर्टलैंड सीमेंट, ठीक। OPC ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट जिसे हम बोलते हैं, ठीक। तो आप समझ चुके होंगे संपीड़न सामर्थ्य आप कैसे ज्ञात करेंगे, यानी कि 1:3 के स्टैंडर्ड वाल्यू के साथ जब आप उस मसाले का 7.06 का एक क्यूब बना लेंगे, ठीक। और वहाँ पर हम क्या करेंगे 28 दिन बाद की उसकी कंप्रेशन स्ट्रेंथ ज्ञात करेंगे, ठीक। और हम देखेंगे कि जो हमारी जो सीमेंट है वो अपने काम यानी फील्ड वर्क के लिए उपयोगी है या नहीं है, ठीक। अब हम देखते हैं साउंडनेस। नेक्स्ट जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो साउंडनेस यानी निर्दोषता। तो ये क्या होती है, जब सीमेंट में मुक्त चूने की उपस्थिति होती है तो क्या होता है, जब सीमेंट का प्रसार हो जाता है, यानी कि प्रसार होने के कारण क्या होता है, जो सीमेंट की सतह है उस पर क्या आने वाले हैं, क्रैक्स आ जाते हैं, ठीक। तो इसको हम क्या बोलते हैं, साउंडनेस यानी कि निर्दोष। साउंडनेस कारण यानी कि ये क्यों होता है, मुक्त चूने की उपस्थिति के कारण होता है, मुक्त चूने की उपस्थिति के कारण, ठीक। और MgO का परसेंट किससे अधिक नहीं होना चाहिए, MgO का परसेंट 0.5 से अधिक नहीं होना चाहिए, से अधिक होने से अधिक होने से। ऐसा कब होता है, जब आपको जो MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड है वो 0.5% से अधिक होगी, या फिर जो मुक्त चूने की उपस्थिति के कारण क्या होते हैं, इसमें क्रैक्स आ जाते हैं, क्योंकि चूने का क्या होता है, हाइड्रेशन काफ़ी लेट होता है जिसके कारण वो एक्सपेंस करता है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, तो इसका हम परीक्षण ली चैटलियर विधि द्वारा करते हैं। जो इस टेस्ट का हम ली चैटलियर विधि इस विधि के अनुसार जो अपना परीक्षण आना चाहिए वो 10 सेंटीमीटर से अधिक नहीं होना चाहिए, जो हम ली चैटलियर टेस्ट करते हैं, ठीक। तो यहाँ पर यार 10 सेंटीमीटर ना होगी 10 mm, ठीक, ली चैटलियर विधि द्वारा, इससे अधिक नहीं होना चाहिए ली चैटलियर की वैल्यू, ठीक। तो आप साउंडनेस को समझ चुके हैं। साउंडनेस क्या है अपना, साउंडनेस क्या है, जब उसमें चूने की मात्रा होती है, चूना क्या करता है उसमें देर में हाइड्रेशन की क्रिया करता है लंबे समय तक, और जिसके कारण भाई क्या करता है बाद में एक्सपेंस करता है, एक्सपेंस के कारण क्या होती है उसमें क्रैक्स आ जाती है, ठीक। अब हम बात करते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी है क्या, ठीक। स्पेसिफिक ग्रेविटी को हम समझते हैं, डेंसिटी ऑफ सीमेंट अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। जो सीमेंट की डेंसिटी है वो वाटर की अपेक्षा कितने गुना कम है या कितने गुना ज़्यादा है, ठीक। तो हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं जो सीमेंट की डेंसिटी है वो कितनी है 3.14, और यहाँ पर कोई यूनिट नहीं होने वाली है क्योंकि ये एक दूसरे को कैंसिल कर ले, डेंसिटी ऑफ सीमेंट, डेंसिटी ऑफ वाटर। तो इसका मतलब क्या निकल के आता है, जो सीमेंट का मास है यूनिट वेट में, यूनिट वॉल्यूम में वो कितना है, पानी की अपेक्षा 3.15 गुना ज़्यादा है। यानी कि जब आपका वाटर 1 kg है तो उतने ही वॉल्यूम में कितना सीमेंट आएगा, 3.15 kg सीमेंट आने वाला है, ठीक। जैसे मान लिया इस पॉट में एक 1 kg वाटर आ रहा है, ठीक। आपका कितना वाटर आएगा, 1 kg वाटर आ रहा है, ठीक। तो इसी पॉट में सीमेंट कितना आने वाला है, 3.15 kg सीमेंट आने वाला है, ठीक। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब यही होता है, ठीक। तो आई होप फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सीमेंट आप समझ चुके होंगे, ठीक। तो इस लेक्चर को हम यहीं पर खत्म करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ सीमेंट।